Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy. Well, in continuation with our polity series, हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे और बड़े सारे से कंसेप्ट्स देखे. नाउ व्हाट आई फोकस ऑन इज क्वेश्चंस हम कितने भी करें हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रेसिडेंट पे तो हमारा प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए. अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए. सेम अप्रोच के साथ मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ. नाउ अगेन आई विल बी टेलिंग यू द अप्रोच हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन. देखिए पॉलिटी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट. एज आई ऑलवेज से पॉलिटी में आपके 90% क्वेश्चन सही होने ही हैं. जिस तरह से पेपर सेट होता है, पेपर कुछ इस तरह से सेट होता है कि आपके 40 to 50% क्वेश्चन तो ईजी होते हैं. ईजी मतलब वो सब पे बन ही जाएंगे. हलवा लड्डू क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं वो 40 to 50% होते हैं. उसके बाद एल से 30 to 40% जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, जिनके लिए आपको चीज़ों को दो बारी पढ़ना पड़ेगा. अगर आपने पॉलिटी में हर एक चीज़ दो बारी पढ़ी है तो हाँ, आप पे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे. अब 5 to 10% कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने के होते हैं. छोड़ने के होते हैं मतलब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी स्टैटिक होती हैं, जो हो सकता है कि हम पे बने, हो सकता है कि हम पे ना बने. तो एक बार हम देखेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम कितने स्मार्ट गेस कर सकते हैं और कितने हम इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं, कितने हमें सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं. आगे क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो हम देखेंगे. अगेन आई विल टेल यू एक टॉपिक, जैसे ही हम किसी एक टॉपिक पे आते हैं तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. क्वेश्चंस से फर्क नहीं पड़ता हम ज़्यादा करें या कम करें, बट जो हमारे कंसेप्ट अराउंड द टॉपिक होने चाहिए वो क्लियर हो जाएंगे, है ना. तो एक कोई भी हम अगर टॉपिक लेते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन के अराउंड का हम पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है इनमें से कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं. प्रीवियस ईयर या तो एनडीए में पूछे गए हैं या तो सीडीएस में पूछे गए हैं. अगेन आई विल टेल यू जो मेरा क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है वही सीडीएस में पूछा जाता है. देखिए सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. यूपीएससी कभी भी एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती पर एक टॉपिक को तो रिपीट करती है. अब देखिए गिनती के 10 टॉपिक हैं. फॉर एग्जांपल अगर गिनती के 10 टॉपिक हैं तो उन्हीं 10 टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ना. ऐसा तो है नहीं कि आउटसाइड 2 टॉपिक्स आ जाएंगे. तो हमें एक क्वेश्चन करना है और उससे रिलेटेड हमें टॉपिक पढ़ लेना है एंड वी आर गुड टू गो, है ना. तो कुछ हैं आपके मॉक क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और कुछ हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन समझते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. द सुप्रीम कमांड ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेज इज, किसके पास होती है सुप्रीम कमांड? तो सुप्रीम कमांड होती है मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक 10 क्वेश्चन हम स्टार्टिंग के कर चुके हैं. जो हमारा वीडियो नंबर 2 है, हाँ जी, हमारे इस उड़ान बैच का जो वीडियो नंबर 2 है उसमें हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए एक बार वो देख लीजिए, so that you can have a holistic understanding of 10 topics which we have discussed. Now moving ahead with our 11th topic. What is the question? हाँ, in which year was the first constitutional amendment act passed? देखिए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस साल हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था. तो 1951, हाँ जी, 1951 was the year जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था. What was it about? क्या था इसमें? इसमें थे लैंड रिफॉर्म्स. हाँ जी, इसमें बात की गई थी कि देखिए पहले ना हमारे इंडिया में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था. तो अब ये था कि कुछ अमीर थे जिनके पास ज़्यादा लैंड था, कुछ गरीब थे जिनके पास कम लैंड था. अलग अलग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, महलवारी सिस्टम था, रैयतवारी सिस्टम था. तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स बने हुए थे और उन्हीं हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थे. इंडिपेंडेंस के बाद मेन जो हमारे पास व्हाट टू से, हमारे पास एक मेन कंसर्न था अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड. हमको लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था. एंड फॉर दैट जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, अब आप सब मुझे बताएंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया है. 2 चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोली थी याद रखने के लिए. व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड व्हेन इट केम इन फोर्स. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. adopted on 26th of November 1949 और came in force when it came in action
देखिए किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, कोई रूल पास कर देना और उस रूल का एक्चुअल में यूज होने लगना, ये कब हुआ था? तो एक्चुअल में हमारा केम इन फोर्स, केम इन एक्शन कब हुआ? केम इन एक्शन वाज 26 ऑफ जनवरी 1950। अच्छा, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, जैसे ही फोर्स में आया उसके एक साल के बाद ही हमने कहा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। दिस शोज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस शोज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कितने फ्लेक्सिबल हैं हम। एक साल के बाद ही हमने कहा कि ठीक है, अगर अमेंडमेंट करना है तो कर लेंगे। हमने ऐड किया शेड्यूल 9, हमने शेड्यूल 9 को ऐड किया। इनिशियली हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे, इनिशियली हमारे पास 8 शेड्यूल होते थे। 8 में से हमने 9वें शेड्यूल को ऐड किया विच वाज रिलेटेड टू दिस 1951 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। दिस वाज आवर 9th schedule was added, 9th schedule was added, land reforms. This was the first constitutional amendment act of 1951 जिसमें हमारे लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड हुए थे। चलिए वेरी गुड। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट होता है, या फिर अनक्राउंड मोनार्क ऑफ द रिपब्लिक? क्या होता है बताइए, क्या होता है? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जो अब देखिए 2 हेड होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक हेड और एक होता है रियल हेड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे गवर्नमेंट है उसका जो रियल हेड है वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और जो सिंबॉलिक हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर। चलिए वेरी गुड, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, हु वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रिपब्लिक? अच्छा देखिए, ये मैं बोलती हूँ स्टैटिक क्वेश्चन। ये क्या है? ये है स्टैटिक क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर अगर मुझे पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। अब प्रेसिडेंट हमारे पास आज तक बड़े सारे से प्रेसिडेंट आ चुके हैं, है ना। रिसेंट हमारे कौन प्रेसिडेंट है? रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए थे, लास्ट मंथ ही आई रिमेंबर, हमारी न्यू प्रेसिडेंट बनी है। आप सभी को बताना है कि कौन है। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल एंड वुमेन प्रेसिडेंट। तो आप सभी को कमेंट डाउन करना है कि कौन है हमारी करंट प्रेसिडेंट। नाउ टॉकिंग ऑफ द 3rd प्रेसिडेंट, अगर आपको नाम पता है तो आपको नाम पता है, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आई से कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज जाकिर हुसैन, द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे अगर आपको याद है तो ठीक है, एक बार जस्ट गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, है ना। एक बार पढ़ लीजिए, 1-2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो कुछ नाम जो है वो आपके दिमाग में रह जाएंगे। अगर रह जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई से यू कैन सेफली स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर स्टैटिक फैक्ट इज बीन आस्क्ड, एंड इफ यू डोंट नो द स्टैटिक फैक्ट इज इट्स बेटर टू अवॉइड इट, है ना। अगेन वी कैन गो विद द स्मार्ट गेसिंग। Then my next question, who amongst the following held office as President of India for 2 consecutive terms? ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए ऑफिस हेल्ड किया था? मतलब आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट, हम हमारे लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 5 साल के इलेक्शन के बाद उनको फिर से इलेक्शन लड़ना होता है। तो फिर से इलेक्शन लड़ करके दूसरी बार भी जीते और 10 साल तक प्रेसिडेंट बने रहे। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द वन हु हेल्ड द ऑफिस फॉर 2 consecutive टर्म्स। चलिए वेरी गुड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, the oath of the office of president is administered by the, जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? देखिए बड़ा ही ज़रूरी है और बड़ा ही ईजी सा है। इस चीज़ के लिए ना हमें 100 on 100 मिलने चाहिए। किसे कौन ओथ दिलाता है, कौन किसे अपॉइंट करता है, कौन कैसे इलेक्ट होता है, कौन किसे रेजिग्नेशन देता है, कैसे किसका इम्पीचमेंट होता है या रिमूवल होता है, ये सारे क्वेश्चंस बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार पूरी एक लिस्ट बना लीजिए
और सारे लिख लीजिए, कौन किसे ओथ दिलाता है, कौन किसे अपॉइंट करता है, कौन किसे रिमूव करता है, ठीक है। आई मेक श्योर कि ये पीडीएफ जब हम आपको शेयर करें तो उस पीडीएफ के साथ मैं अटैच कर दूंगी लिस्ट, तो आप एक बार लिस्ट को भी देख लीजिएगा, है ना, एक बार आप उस लिस्ट को भी देख लीजिएगा। अभी देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रेसिडेंट। चलिए एक बार ना हम हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स को और सारे लेजिस्लेटिव्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन आता है एग्जीक्यूटिव में? एग्जीक्यूटिव में आते हैं मेरे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। अब इन सब में कौन किसको ओथ दिलाता है? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? जैसे हमने देखा मेरे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, वन सेकंड, ये हो गए मेरे प्रेसिडेंट और ये हो गई है मेरी ओथ। रुक जाइए, I'll write it over here, persons and oath. Number 1 being president. President oath. प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, मेरे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट को। चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं मेरे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं मेरे अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मेरे प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था लास्ट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद श्री नरेंद्र मोदी को ओथ दिला रहे थे और ये फोटो काफी वायरल हुई थी, है ना, जब रामनाथ कोविंद प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिला रहे थे, नरेंद्र मोदी को ओथ दिला रहे थे। तो आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। चलिए वेरी गुड। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मेरे सारे मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। इनको कौन ओथ दिलाता है? अगेन इनको भी ओथ दिलाते हैं मेरे प्रेसिडेंट। इनको भी ओथ दिलाते हैं मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड देन फाइनली कम्स द अटॉर्नी जनरल। नाउ थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड है, कई जगह पे ऐसे बोल देते हैं कि अटॉर्नी जनरल को, कई बार ऐसा होता है कि अटॉर्नी जनरल को ओथ नहीं भी दिलाई जाती है, पर अगर ओथ दिलाई जाएगी, या तो ओथ नहीं दिलाई जाएगी या तो ओथ दिलाई जाएगी। अगर दिलाई जाएगी तो कौन दिलाएगा? अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द अटॉर्नी जनरल। चलिए ये तो आपको याद हो गया, ठीक है। ये हो गए मेरे सारे एग्जीक्यूटिव। अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव पे। लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है? लेजिस्लेटिव में आती है मेरी लोकसभा, राज्यसभा एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, तो लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है? लेजिस्लेटिव मतलब कि पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी। किसने बनाया है हमारा, कौन हमारे कानून बनाएगा, कौन हमारे लिए आगे लॉ बनाएगा? लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है? लेजिस्लेटिव में आते हैं मेरी लोकसभा, मेरी राज्यसभा और मेरे प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो हम देख चुके हैं। जब मैं लोकसभा की बात करती हूँ तो ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो जितने भी लोग होते हैं लोकसभा के, उनको ओथ दिलाते हैं मेरे डेप्यूटी स्पीकर। जितने भी मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उनको ओथ दिलाई जाती है बाय डेप्यूटी स्पीकर नहीं, प्रोटेम स्पीकर ओथ दिलाते हैं सारे मेंबर ऑफ लोकसभा को, और प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। हमने देखा था कि जैसे ही लोकसभा में सब नए नए लोग इलेक्ट होकर के आते हैं, जैसे ही न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो न्यू लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूट होते ही, नए नए लोगों के आते ही सबको ओथ दिलाई जाती है, जिसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो प्रोटेम स्पीकर होता है जो हेड करता है फर्स्ट मीटिंग को, और फर्स्ट मीटिंग को हेड करने के बाद वही प्रोटेम स्पीकर होता है जो सारे मेंबर्स को ओथ दिलाता है। ये दो काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। क्या दो काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के? एक काम कि जैसे ही मेरी न्यू असेंबली, जैसे ही मेरी न्यू लोकसभा फाउंड हुई है और मेंबर्स आए हैं, तो उन सारे मेंबर्स को ओथ दिलाने का काम होता है, और फर्स्ट मीटिंग को हेड करने का काम होता है मेरे प्रोटेम स्पीकर का। मेरे प्रोटेम स्पीकर को कौन ओथ दिलाता है? मेरे प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए वेरी गुड। उसके बाद आता है राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, वही सारे मेंबर को ओथ दिलाते हैं।
चलिए वेरी गुड। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कौन ओथ दिलाता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आई शुड से द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ओथ दिलाते हैं। चलिए, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस, तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ओके, मूविंग ऑन। Who acted as the Prime Minister of India immediately on the death of जवाहरलाल नेहरू? जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे? वेल, आप सभी को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बने, एक बार चुनाव हुआ, और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सेकेंड इलेक्शन में भी जवाहरलाल नेहरू रहे, और तीसरे टर्म पे भी जवाहरलाल नेहरू रहे। उसके बाद व्हेन ही डाइड, तो किसने ऑफिस को हेल्ड किया था? इट वाज गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, तो इन्होंने ऑफिस हेड किया था। चलिए वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When were the first general election held in the country? सबसे पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 से लेकर के 1952 के बीच में। 1951 से लेकर के 1952 के बीच में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। पहले जो लोग थे वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट थे। पहले बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, कुछ प्रिंसली स्टेट से आए हुए थे, कुछ ब्रिटिश इंडिया से आए हुए थे, कुछ कई एक अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आए हुए थे, है ना। इस तरह से कुछ नॉमिनेटेड लोग थे, कुछ इलेक्टेड लोग थे, कुछ नॉमिनेटेड लोग थे, कुछ इलेक्टेड लोग थे, कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड थे, कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। पर कोई भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था। डायरेक्टली इलेक्टेड बोलने का मतलब है किसी को भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट नहीं किया गया था, है ना। अब क्या होता है 1951 और 52 में, जब हमारा इंडिया स्टेबल हो जाता है, जब हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जब हम अपने तरीके से अपना शासन चलाने लगते हैं, जब हम अपने तरीके से अपने देश को चलाने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं, अब हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए, और लोग जिसे अपना लीडर बनाना चाहते हैं उसे लीडर बनाने देना चाहिए। द ट्रू मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक, है ना। चलिए, तो फर्स्ट इलेक्शन कब हुए? 1951 से लेकर के 52 के बीच में मेरे फर्स्ट इलेक्शन हुए। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जो हमारे कैग होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारे कैग को और कोई नहीं बट हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हमारे कैग को हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अच्छा, कैग का काम क्या होता है? कैग का काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का काम होता है ऑडिट करना। कैग का काम होता है ऑडिट करना। जो भी मेरी गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग पार्टी है, जिसकी भी सरकार बनी है, उसने कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं, कितने कितने खर्चे किए हैं, कहाँ कहाँ पैसे स्पेंडिंग किया है, ये सब कुछ का हिसाब लेखा जोखा कौन रखता है? ये सब कुछ का हिसाब लेखा जोखा, ये सब कुछ का ऑडिट करते हैं मेरे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग को बोला जाता है फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। हमने लास्ट क्लास में देखी थी डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी। हमने देखा था पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप सभी कमेंट करेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? ये आप सभी नीचे कमेंट डाउन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए एक बार वो वीडियो देखिए। हमारे इस उड़ान बैच का वीडियो नंबर 2 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर कोई एक आई बटन होगी, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, ये आप सभी को कमेंट डाउन करना है। नाउ CAG is known as the friend, philosopher and guide of your public account committee। क्यों? क्योंकि CAG अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। और रिपोर्ट तैयार करके दे देती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट दे देती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है कि कहाँ से कितना पैसा गया है, कितना पैसा आया है, जो पब्लिक के टैक्स का पैसा है वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी लेकर के जाती है वो रिपोर्ट और सीधा आपके पार्लियामेंट में दे देती है।
सो दैट सारा लेखा जोखा हिसाब किताब एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। तो कैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैग इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, वेरी गुड, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the only Indian state which has the unique discretion of having its own constitution। अच्छा, ये ना पुराना क्वेश्चन हो चुका है, आई से 2019 के पहले का है ये क्वेश्चन, 2019 के पहले का ही क्वेश्चन। आंसर सही है इसका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर में पहले आर्टिकल 270 के हटने के पहले, आर्टिकल 270 के हटने के पहले क्या हुआ करता था, एक सेकेंड, आर्टिकल 270 के हटने के पहले क्या हुआ करता था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, अच्छा, एंटीवायरस अपडेट नहीं कराना है हमें फिलहाल अपडेट, एक सेकेंड, हाँ जी, एक सेकेंड, आर्टिकल 370, सॉरी, आर्टिकल 270 नहीं, इट इज़ आर्टिकल 370, हाँ जी, आर्टिकल 370। और लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही स्लाइड चेंज कर दी है, हाँ जी, ये रहा आर्टिकल 370। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 370 बना, और आर्टिकल 370 के बनने के बाद जो मेरा जम्मू एंड कश्मीर था वो एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, और जो लद्दाख था वो एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। दोनों ही स्टेट का जो दर्जा दिया हुआ था उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया और डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में आ गई। जब तक मेरा आर्टिकल 370 नहीं हटा था, जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था, 2019 के पहले तक जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो डिसाइड करती थी कि किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आप सभी को पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था कि अब हर कोई जम्मू एंड कश्मीर में लैंड ले सकता है, वहाँ के लोग बाहर के लोग भी वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और काफ़ी सारे से फंडामेंटल राइट्स जो नहीं मिलते थे अब वो मिलने लगेंगे। ऐसे काफ़ी सारे से चेंज हुए, है ना, ऐसे काफ़ी सारे से चेंज हुए मेरे 2019 के बाद। तो ये क्वेश्चन 2019 के पहले पूछा जाता तो सही था, पर अब अगेन चूंकि मेरा आर्टिकल हट चुका है तो इट वोंट मेक एनी सेंस। कोई अगेन एज आई सेड कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर का वन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 20, फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर डे। The head of the state of Jammu and Kashmir was redesigned governor of 1965, earlier was known as। अच्छा, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वो 1965 के पहले उन्हें हम क्या बोला करते थे, तो उन्हें हम बोला करते थे सरदार रियासत हम उनको बोला करते थे 1965 के पहले। अगेन अगर आपको ये चीज़ पता है तब आपको ये चीज़ पता है ना। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको कहा, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर जब हमारा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जब हमारा आर्टिकल 370 हटा, तो जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सच एग्जाम्पल्स। अभी इन क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है, इन क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ें हमारे करंट अफेयर्स में चल रही होती हैं वही चीज़ें हमारे पॉलिटी में पूछी जाती हैं। नॉट ओनली पॉलिटी में बट हमारे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हर एक जीके जीएस के सब्जेक्ट में जो करंट में चल रहा होता है उससे कुछ ना कुछ स्टैटिक का पूछ लिया जाता है। तो अभी करंट में क्या चल रहा है, अभी करंट में चल रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, हर एक चीज़ हम बात कर चुके हैं। नाउ अगेन वन मोर होमवर्क। एक होमवर्क मैंने आपको दिया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ये आपको कमेंट डाउन करना है। दूसरा होमवर्क, आपको एक बार सारे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। हमने देखा हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सेकेंड प्रेसिडेंट कौन थे, थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसी पूरी आपको एक बार लिस्ट। सब कुछ याद करना है क्या, नहीं, पर सब कुछ 2 बार पढ़ना है क्या, हाँ। 2 बार पढ़ने के बाद अगर उससे रिलेटेड कुछ भी हमारे एग्जाम में आ जाता है, जो आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमको बच जाएगा। तो एक बार कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका कैसा क्या टेन्योर था, एक बार जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू द लिस्ट एंड जस्ट रीड इट फॉर वंस, है ना।
कितने हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कब कैसा कैसा टेन्योर रहा है, ये आपको एक बार रीड करना है। अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या होती है, ये सारा कुछ हम हमारे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाइए और वो वीडियो देखिए, और इस वीडियो के बाद जाइए और जाकर के देखिए कि कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चलिए, दैट्स 2 ऑफ योर होमवर्क। आई थिंक आप सब ये होमवर्क कर लेंगे। करने के बाद डू गिव मी अ थम्स अप, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। जो भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया है तो आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो, 5 से 6 मिनट का एक स्मॉल वीडियो बना दूंगी, या अगर टॉपिक लंबा होता है तो उसके हिसाब से थोड़ा एक लंबा वीडियो बना देंगे, एंड विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बी इट आर करंट अफेयर टॉपिक और बी इट आर स्टैटिक टॉपिक, बी इट आर जीके टॉपिक और जीएस टॉपिक, जिसमें भी आपको डाउट है जस्ट कमेंट इट डाउन एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।